आगे हमारे पास आता है जूल प्रभाव। तो जूल प्रभाव क्या होता है, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है जूल प्रभाव की, कि जूल प्रभाव में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। यह है जूल प्रभाव कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वह केवल ताप पर निर्भर करती है। वह अगर ताप नियत है, ठीक है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल किस पर निर्भर करेगी, ताप पर निर्भर करेगी। वो कभी भी दाब पर या आयतन पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अगर वो दाब और आयतन पर निर्भर नहीं करती है तो इस वजह से डेल्टा यू बटा डेल्टा टी का मान, चलिए इसको उल्टे तरीके से पढ़ते हैं कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, वह आयतन और दाब पर निर्भर नहीं करती। अगर ऐसा है तो डेल्टा यू बटा डेल्टा पी का मान क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा दाब पर निर्भर नहीं कर रही तो इसका आंशिक अवकलन नियत ताप पर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। साथ में ही डेल्टा यू बटा डेल्टा वी नियत ताप पर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्यों, क्योंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, वो आयतन और दाब पर निर्भर नहीं करती। इसलिए आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन दाब के साथ और आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन आयतन के साथ नियत ताप पर क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जूल प्रभाव क्या होता है और जूल प्रभाव में कौन कौन सी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। तो पहली तो मैंने आपको बता दी जूल प्रभाव की परिभाषा जो कि होती है ये। उसके बाद में इसका एक सूत्र है, ये रहा सूत्र, आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, दाब और आयतन पर नहीं करती, ये इसका गणितीय सूत्र है। और अब हम पढ़ते हैं आगे कि जूल प्रभाव में होता क्या है। याद रखिएगा जूल प्रभाव है, एक होता है जूल थॉमसन प्रभाव, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जूल प्रभाव में मुक्त प्रसार होता है। क्या होता है, इसमें जो तीसरी बात आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि जूल प्रभाव में जो आदर्श गैस है, ठीक है, जूल प्रभाव में आदर्श गैस का मुक्त प्रसार होता है, मुक्त प्रसार होता है, ठीक है। आदर्श गैस का मुक्त प्रसार होता है। अब मुक्त प्रसार क्या होता है बच्चों, तो मुक्त प्रसार बड़ा सिंपल सी है। अगर यहाँ पे मैं आपको जूल ने जो प्रयोग किया था उसकी पूरी संरचना बता रखी है, लेकिन पहले हम समझते हैं मुक्त प्रसार क्या होता है। तो मुक्त प्रसार एक ऐसा प्रसार होता है जिसमें ना तो कोई ऊष्मा का आदान प्रदान हो, ना किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाए गैस के द्वारा, और उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसे प्रसार को बोलते हैं मुक्त प्रसार। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा और गैस द्वारा किसी प्रकार का कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ऐसे प्रसार को बोलते हैं हम मुक्त प्रसार, ठीक है। और जूल प्रभाव में आदर्श गैस का मुक्त प्रसार ही होता है। तो ये तीसरी बात थी जो आपको लिखनी थी। अब आपको बताना है जूल के प्रयोग का कि उसने कैसे प्रयोग किया। तो जूल ने एक पात्र लिया, ये पात्र जो है इस पात्र को में पानी भरा गया है, ये एक बर्तन लिया गया है, इसके एक तरफ ये जो भरा है ये गैस है, ठीक है, ये क्या है, गैस है, और दूसरी तरफ क्या है, ये निर्वात है। यहाँ पे कुछ भी उपस्थित नहीं है, कोई कण उपस्थित नहीं है, निर्वात है। और ये जो है ये एक तरीके से आप मान सकते हैं नल जैसा है कुछ, इसको घुमाएंगे तो ये चालू हो जाएगा और इसको बंद करेंगे उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब जूल ने क्या किया, जूल ने जैसे ही इसको चालू किया तो ये जो गैस है वो इस सेक्शन ए से सेक्शन बी की ओर प्रवाहित होनी शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन चूंकि सेक्शन बी में कोई गैस नहीं है, कोई कण नहीं है, इसका मतलब इस गैस ने किसी के ऊपर कार्य नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो W है वो कितना हो गया, 0। साथ में जूल ने इस प्रकार से इस प्रयोग को किया था कि ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें नहीं हो, तो उसकी वजह से DQ का मान भी क्या हो गया, 0, ठीक है। और DQ बराबर होता है DU प्लस DW, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये दोनों 0 है तो 0 बराबर DU प्लस 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि DU का मान क्या आएगा, 0 के बराबर। तो मुक्त प्रसार में जो कि यहाँ होता है जूल के प्रयोग में इस गैस का मुक्त प्रसार हो रहा है, यहाँ पे कार्य भी शून्य है, ऊष्मा में परिवर्तन भी शून्य है और साथ में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य है। क्या किया था जूल ने, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक पात्र लिया था, उसके अंदर एक बर्तन पानी भर दिया था, उसके बाद में इस प्रकार से दो सेक्शन लिए थे, सेक्शन ए सेक्शन बी, उन दोनों को एक टोंटी से या नल से या कॉर्क से जोड़ दिया था।
इस वाले सेक्शन में ली थी गैस, दूसरे वाले सेक्शन में निर्वात था। यहाँ एक थर्मामीटर रखा गया था जिससे पानी का ताप नापा जाएगा। अब जूल ने ये देखा कि जब गैस का मुक्त प्रसार होता है तो गैस के ताप में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, जब गैस का मुक्त प्रसार होता है तो गैस के ताप में क्या परिवर्तन आता है। तो जूल ने ये देखा, तो सबसे पहले जूल ने इसको खोला, खोलने पर गैस का प्रसार हुआ। गैस का प्रसार जो था वो मुक्त प्रसार था। तो मुक्त प्रसार में जब जूल ने मुक्त प्रसार के पहले और मुक्त प्रसार के बाद, ये थर्मामीटर है, इससे इस पानी का टेम्परेचर मापा, क्योंकि अगर गैस का ताप बढ़ेगा या कम होगा तो पानी का ताप भी बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से थर्मामीटर में रीडिंग क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी। लेकिन जूल ने देखा कि इस गैस का ताप जो है वो ना बढ़ता है ना कम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गैस का ताप जो है वो ना बढ़ता है ना कम होता है, तो वह गैस होगी आदर्श गैस। ठीक है, यानी कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। जूल ने क्या किया था, जूल ने यह किया कि यदि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण का बल है तो गैस का ताप या पानी का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि प्रतिकर्षण का बल है तो गैस का ताप या पानी का ताप घट जाएगा। और यदि बल का मान 0 है तो गैस का ताप क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ताप में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जूल ने बोला कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होता है, इसलिए आदर्श गैस की जो अणुओं के बीच में बल नहीं होने की वजह से उसका जो ताप है वो नहीं बदलता है। ठीक है, और उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो भी नहीं बदलती, वो तभी बदलती है जब क्या बदलेगा, गैस का ताप बदलेगा। तो जूल के प्रभाव का कथन यही है कि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, उसके आयतन पर, उसके दाब पर निर्भर नहीं करती। जैसे आप देख रहे हैं कि यदि ये आदर्श गैस है तो ये गैस जब प्रसार करेगी तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन गैस का ताप क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। गैस का ताप नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं कर रही। इसी प्रकार से इसका दाब भी कम हो सकता है, बढ़ सकता है, परंतु गैस का ताप नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा दाब पर भी निर्भर नहीं कर रही। तो आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करेगी, ताप पर निर्भर करेगी। साथ में जूल ने यह भी बोला था कि यदि गैस का जो अणुओं के बीच में अगर आकर्षण बल है तो ताप बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बल है तो ताप घट जाएगा, और अगर बल ही नहीं है तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आदर्श गैस में कोई बल नहीं होता, इसलिए जूल ने बोला कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में बल नहीं होने की वजह से आदर्श गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है एक बार मैं समराइज़ कर लेता हूँ। 4-5 पॉइंट है जो आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, ये जूल प्रभाव का परिभाषा। दूसरी, इसका गणितीय सूत्र जो कि है del U बटा del V का मान नियत ताप पर 0 आएगा, और del U बटा del P का मान नियत ताप पर 0 आएगा। तीसरा, आपको जूल के प्रयोग का पूरा व्यवस्था बनानी है इस प्रकार से, और इसकी पूरी व्याख्या करनी है कि जूल ने एक पात्र लिया था जिसमें पानी भरा था, इसमें 2 सेक्शन लिए, एक में गैस भरा, दूसरे में निर्वात था, और फिर मुक्त ये थर्मामीटर था, इससे ताप नापा। तीसरी बात लिखेंगे आप मुक्त प्रसार के बारे में कि गैस का मुक्त प्रसार क्या होता है। तो ऐसा प्रसार जिसमें ना कोई कार्य किया जाए, ना कोई ऊष्मा का आदान प्रदान हो, और उसकी आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो, नहीं बदले। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदलेगी, तो ऐसे प्रकार प्रसार को कहते हैं हम मुक्त प्रसार। उसके बाद में चौथी बात क्या लिखेंगे कि अणुओं के बीच में यदि अणुओं के बीच में आकर्षण का बल है तो ताप घटेगा, प्रतिकर्षण का बल है तो ताप बढ़ेगा, अगर बल ही नहीं है तो ताप ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो नियत रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यदि आदर्श गैस है तो मुक्त प्रसार में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जूल ने बोला था कि आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, जब तक ताप नहीं बदलेंगे तब तक आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलेगी। इसलिए क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आदर्श गैस के ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर आंतरिक ऊर्जा बदल जाती तो ताप भी परिवर्तित हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है जूल थॉम्सन प्रभाव। अभी हमने जूल प्रभाव पूरा किया था और हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन प्रभाव।
जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, पहले मैं इसके बाद कथन बता दूं आपको। जो कथन है इसका वो यह है कि जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पोरस प्लग से प्रवाहित किया जाता है तब गैस का ताप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कथन मैं आपको लिखवा चुका हूँ, यहाँ मैंने कल रिपीट किया है। आप अपनी कॉपी में या नोट्स में देखेंगे तो आपको ये कथन मिल जाएगा कि जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पोरस प्लग से प्रवाहित किया जाता है तब गैस का दाब परिवर्तित हो जाता है। जूल थॉमसन प्रभाव जो है ये लगता है वास्तविक गैसों के लिए। ठीक है, किसके लिए लगता है, वास्तविक गैसों के लिए। यानी जब वास्तविक गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाएगा पोरस प्लग के थ्रू तो उसका ताप परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक गैस है, ये गैस के कुछ अणु हैं। ठीक है, ये कोई पिस्टन है, ये क्या है, ये है पिस्टन। ठीक है, और पिस्टन का P1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने गैस रखी है। इस पिस्टन का जो क्षेत्रफल है, इस पिस्टन का क्षेत्रफल है A। ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है पिस्टन का। ठीक है, ये है आपका पोरस प्लग, ये जो लिखा है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ये है आपका पोरस प्लग। पोरस प्लग कुछ नहीं होता बच्चों, पोरस प्लग एक तरीके से इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए कोई दीवार है या कोई ढक्कन है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो होता है पोरस प्लग। तो ये है आपका पोरस प्लग। ठीक है, इस गैस का जो दाब है, इस गैस का जो दाब है वो है P1, गैस का आयतन है V1। यहाँ पे पिस्टन 2 है P2। ठीक है, तो आपको ये संरचना समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने 2 पिस्टन लिए हैं, पिस्टन P1, पिस्टन P2, बीच में मैंने कोई गैस भरी है। ये पिस्टन का क्षेत्रफल है P1, गैस का दाब है P1, आयतन है V1। ठीक है, ये गैस जो है इसको ऊष्मारोधी चैम्बर में रखा गया है। ठीक है, यानी ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान यहाँ पे संभव नहीं है। ये जो गैस रखी गई है, ये जो दीवारें हैं, ये ऊष्मारोधी है। यहाँ ना ऊष्मा अंदर आ सकती है और ना ऊष्मा बाहर जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब क्या होगा, अब ये जो पिस्टन P2 है यहाँ पर पूरा क्या है, निर्वात है। ठीक है, ये पिस्टन P2 है, यहाँ पर कोई गैस उपस्थित नहीं है, इसलिए मैंने इस जगह को खाली रखा है। ठीक है, अब इस पिस्टन को, या ऐसा मान लीजिए पिस्टन बिल्कुल इसके पास में है। ठीक है, ये पिस्टन क्या है, बिल्कुल इसके जस्ट पास में है, कोई जगह यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा मान लीजिए। तो ये जो दूरी है पिस्टन 1 की पोरस प्लग से, इस दूरी को हम मानेंगे कि ये दूरी x1 है। ठीक है, ये दूरी कितनी है, x1 है। अब इस पोरस प्लग को धीरे धीरे पीछे खींचेंगे। जब आप इस पोरस प्लग को पीछे खींचिए, या एक काम कीजिए, इसको ऐसे देखेंगे कि पिस्टन P1 को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस पिस्टन P1 को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो पिस्टन P1 को जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो ये जो गैस है, ये गैस इस पोरस प्लग में से पास करेगी। इस गैस के जो भी अणु हैं वो इस पोरस प्लग में से प्रवाहित होंगे और दूसरी तरफ जाएंगे, इस वाली साइड जाएंगे। ये साइड 1 हो गई, ये साइड 2 हो गई। तो साइड 1 में जो गैस थी उस पर जब पिस्टन P1 जब आप आगे बढ़ाएंगे तो पोरस प्लग से पास होकर वो अणु साइड 2 पे जाएंगे, और धीरे धीरे ये पिस्टन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। तो ये पिस्टन P1 जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और पिस्टन P2 जो है पीछे सरकता सरकता यहाँ पे पहुँच चुका है। और ये आपका पोरस प्लग था, ये आपकी ऊष्मारोधी दीवार है। ठीक है, पिस्टन P2 का क्षेत्रफल भी A है, और यहाँ पर जो गैस के अणु थे वो एक साइड से निकलकर क्या हो गए, दूसरी साइड आ गए। इस प्रकार से पोरस प्लग से पिस्टन की दूरी x2 है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको एग्जाम की कॉपी में लिखनी है कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या है। जूल थॉमसन प्रभाव है जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पोरस प्लग से प्रवाहित किया जाता है तब गैस का ताप परिवर्तित हो जाता है। जूल थॉमसन प्रभाव में जो संरचना है, जो भी यूज़ किया गया था वो मैंने यहाँ बताया है कि पिस्टन P1 है, एक साइड में गैस भरेंगे, दूसरी साइड खाली रहेगी पिस्टन P2 के साथ। ऊष्मारोधी दीवारें हैं, ना ऊष्मा अंदर आएगी ना ऊष्मा बाहर जाएगी। गैस का दाब और आयतन P1 और V1 है। पिस्टन का क्षेत्रफल A है। पिस्टन की पोरस प्लग से दूरी x1 है। पिस्टन को क्या किया जाएगा, आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। इस गैस पर कार्य किया जाएगा। गैस क्या होगी, इस एक साइड से दूसरी साइड में प्रवाहित होगी पोरस प्लग के थ्रू, सारी गैस इधर आ जाएगी। ठीक है,
ये वाला पिस्टन जो है पीछे सरकेगा, पीछे सरक के ये यहाँ जाएगा, ये दूरी कितनी है, x2 है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहली बात यह है कि ये पूरा प्रक्रम जो है वो रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब इस पूरे प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जब गैस यहाँ से यहाँ तक चलती है, ये पिस्टन जो है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचता है, इस पूरे प्रक्रिया के दौरान इसका दाब जो है P1 ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला पिस्टन जो है यहाँ से निकल के जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान इस साइड में जो दाब है वो P2 रहेगा, इसका आयतन V2 मान लो, ठीक है। तो ये जो दाब है, ये दाब भी क्या है, नियत रहेगा। प्रक्रिया के दौरान जो दाब है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, वो दाब नहीं बदलेगा। दोनों साइड जब गैस चलेगी तो उस पूरे समय में दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ P1 अलग है, P2 अलग है, P1 और P2 दोनों के मान क्या हैं, अलग है। लेकिन ये पूरे प्रोसेस के लिए जब पिस्टन यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचा P1 का मान फिक्स रहेगा, जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा P2 का मान फिक्स रहेगा। इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि प्रक्रिया के दौरान दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। अब हम इसकी बहुत इम्पोर्टेंट एक बातें करने वाले हैं। तीसरी कि यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो नियत रहेगी। एंथैल्पी क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब ये कैसे रहेगी इसको पहले समझते हैं, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। तो मान लीजिए ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वो है डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मैं यहाँ पर डेल्टा U निकालूंगा, डेल्टा W निकालूंगा, ठीक है। तो जो कार्य है, जो पिस्टन P1 ने देखो गैस के ऊपर कार्य किया था, पिस्टन P1 जो है वो गैस के ऊपर कार्य किया है। गैस हमारा निकाय है और निकाय के ऊपर जब कार्य करते हैं तो हमेशा कार्य क्या आता है, ऋणात्मक आता है, ठीक है। और पिस्टन P2 जो है इसके ऊपर गैस कार्य कर रही है, जब आप इसको दबाएंगे तो गैस क्या करेगी, P2 पर बल लगाएगी। तो इस यहाँ पर गैस खुद कार्य कर रही है और निकाय जब कार्य करता है तो कार्य क्या होता है, धनात्मक आता है, ठीक है। तो यहाँ हम निकालेंगे पिस्टन P1 द्वारा गैस पर कार्य किया गया, पिस्टन P1 द्वारा गैस पर किया गया कार्य कितना आएगा, माइनस का P1 इंटू V1, ठीक है। ये मैंने बताया कार्य का सूत्र होता है। और P2 के ऊपर गैस ने कार्य किया और वो कितना है, P2 इंटू V2, ठीक है। तो गैस का कुल कार्य कितना होगा, इन दोनों कार्यों को जोड़ दिया जाएगा, जो क्या आएगा P2 इंटू V2 माइनस P1 इंटू V1। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे परिवर्तन। मान लीजिए बाद वाला परिवर्तन जो है वो U2 है और पहले वाला परिवर्तन जो है वो U1 है, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लिखा जाएगा डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1, ठीक है। अब इसमें इसी के साथ में डेल्टा Q का मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए डेल्टा Q का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में तीनों मान रखिए, तो 0 बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W और डेल्टा U बराबर आएगा माइनस का डेल्टा W। डेल्टा U क्या है, U2 माइनस U1 बराबर माइनस का डेल्टा W कितना है, P2 V2 माइनस P1 V1। तो U2 माइनस U1 बराबर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस P2 V2 प्लस P1 V1। अब U2 प्लस P2 V2 बराबर आएगा U1 प्लस P1 V1। तो आप देख रहे हैं कि U2 प्लस P2 V2 बराबर U1 प्लस P1 आ रहा है। इसका मतलब U प्लस PV क्या है, ये एक नियतांक है। और बच्चों जो आंतरिक ऊर्जा प्लस PV इसी को ही कहा जाता है एंथैल्पी, इसको लिखते हैं H से। तो ये क्या रहती है, जूल थॉमसन प्रभाव में नियत रहती है, ठीक है। PV प्लस U लिखिए, U प्लस PV लिखिए, बात बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जूल थॉमसन इफेक्ट में या जूल थॉमसन प्रभाव में जो एंथैल्पी है वो गैस की वो नियत रहती है, ठीक है। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ अगर देखता हूँ कि
U प्लस PV का मान जो है वो नियत है ना, वो नियत है। तो U1 प्लस P1V1 जो है वो U2 प्लस P2V2 के बराबर आएगा। अब मैं यहाँ पे 3 केस मानता हूँ कि मान लीजिए पहले कि P1V1 का मान P2V2 से ज़्यादा था। अब चूंकि ये योग जो है वो तो नियत है, अगर P1V1 का मान ज़्यादा है तो यहाँ पे U1 का मान कम होगा, और P2V2 का मान कम है तो यहाँ पे U2 का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, U2 का मान U1 से ज़्यादा आएगा। और आंतरिक ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है, इसलिए बाद वाला ताप पहले वाले ताप से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बाद वाली आंतरिक ऊर्जा पहले वाली आंतरिक ऊर्जा से ज़्यादा है। दूसरे केस में देखेंगे कि P1V1 का मान P2V2 से कम है, उस केस में U2 का मान U1 से कम आएगा, और उस केस में बाद वाला जो ताप है वो पहले वाले ताप से कम आएगा। और तीसरे केस में अगर तीनों बराबर हो, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो उस केस में U1 बराबर U2 हो जाएगा और दोनों ही ताप क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जब एक गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे कणों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ कणों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे दाब ज़्यादा होता है, जहाँ कम होती है वहाँ पे कम होता है। तो ये उच्च दाब है, ठीक है, और ये क्या है, ये निम्न दाब है। तो हमने यहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर एक गैस को प्रवाहित किया पोरस प्लग के जरिए, तो वहाँ पर गैस का ताप जो है वो परिवर्तित हो रहा है। निर्भर करता है किसका मान ज़्यादा है, अगर P1V1 का मान P2V2 से ज़्यादा है तो T2 का मान T1 से ज़्यादा रहेगा, अगर इसका मान कम है तो T2 का मान T1 से कम रहेगा, अगर दोनों का मान बराबर है तो दोनों का मान, ताप का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब अगर ये दो परिस्थितियाँ बनती है, कौन सी, फर्स्ट और सेकंड, तो ताप बदलेगा। अब ताप अगर बदलेगा तो पहले वाले ताप और बाद वाले ताप में कुछ अंतर आएगा, और उसको हम लिखेंगे dt से। ये क्या है, ताप का अंतर। अब dt का जो मान होता है इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन है जो मैं आपको नोट्स में करवा चुका हूँ। यहाँ केवल आपको जूल थॉमसन प्रभाव में इस dt का फॉर्मूला पता होना चाहिए। dt का फॉर्मूला होता है डेल t बटा डेल p नियत एंथैल्पी पर। इसका फॉर्मूला आता है 1/Cp t इंटू डेल v बटा डेल t कांस्टेंट प्रेशर माइनस v। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे तो भी आपका आंसर जो है काफ़ी बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लिखेंगे तो कॉपी बढ़ जाएगी, कॉपी एक ही मिलती है, इसलिए हमको सोच समझ कर अपना आंसर लिखना है। तो ये सूत्र है किसका, ताप के अंतर का। और आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए यह तापांतर जो है, जो अवस्था समीकरण आती है PV बराबर nRT, अगर उससे आप डेल V बटा डेल T का मान निकालेंगे तो यह मान आएगा किसके बराबर, R बटा P के बराबर। ठीक है, डेल V बटा डेल T का मान निकालेंगे तो यह मान आएगा R बराबर P के बराबर। और जब आप dt का मान निकालेंगे आदर्श गैस के लिए तो dt का मान जो आएगा वो 0 आएगा, अर्थात आदर्श गैस का ताप जो है वो नियत रहता है। ठीक है, आदर्श गैस का ताप नहीं बदलता है। यही क्या था, जूल प्रभाव था कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, और अगर ताप जो है, जूल थॉमसन जो है तापांतर dt वो है 1/Cp t इंटू डेल्टा V बाय डेल्टा t। अच्छा बच्चों, ये जो है, सॉरी, ये dt जो है ताप का अंतर है, dt बाई dp इसको कहते हैं म्यू। ये है जूल थॉमसन गुणांक। यहाँ मैंने गलती से dt लिख दिया था, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जूल थॉमसन गुणांक जो है उसका सूत्र होता है डेल्टा t बटा डेल्टा p 1/Cp t इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा t। ठीक है, तो जूल थॉमसन गुणांक जो है वो आदर्श गैस के लिए आता है 0। ठीक है, आदर्श गैस के लिए क्या आता है, 0। अब अगर जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 है तो ऊपर वाले भाग को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानी डेल्टा टी को कितना होना पड़ेगा, 0। तो टी क्या हो जाएगा, नियत, यानी आदर्श गैस के लिए ताप नहीं बदलता। आदर्श गैस के लिए तापांतर क्या होता है, 0 होता है। जूल थॉमसन गुणांक का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जूल थॉमसन जो प्रभाव है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में, और साथ में हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।